इस वक्त वित्त मामलों के जानकार कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा साहब। बिजॉन साहब की बहुत सुनती हैं सरकारें। सर सर गुड मॉर्निंग, क्या सलाह दी आपने इस बार? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौरभ भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, क्या सलाह दी है आपने इस बार सरकार को? अरे भाई, एक तो हम बता दें कि हम हैदराबाद से बैठकर हमारे जितने दिल्ली के पैनलिस्ट हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं। स्वाति जी आपको भी, और आपके जितने मतलब शागिर्द लोग हैं, जितने आपके व्यूअर्स हैं, सबको नमस्कार। बारिश हो रही है दिल्ली में, हम देख रहे हैं, शुभ होता है बारिश होना। तो हम उम्मीद करते हैं कि 8th टाइम एक रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, 8th टाइम वो प्रेस करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज हम लोग चाह रहे हैं उनसे, वो आज वो बनेगा। इस लैपटॉप से मतलब आईपैड से वो खोल कर हम लोग को बताएगी। हम उम्मीद करते हैं, और क्या उम्मीद करते हैं? मोर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट को कम करना। जैसे जो कॉस्ट मतलब हमारे फार्मर्स को मिलता है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है, बिजॉन साहब अभी बता ही रहे थे। टुडे वी आर पेइंग मोर देन 65 to 70% इंटरमीडिएट कॉस्ट। हमको एफिशिएंट गवर्नेंस चाहिए। हमको चाहिए वो गवर्नेंस जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे को सही ढंग से यूज करें। सब लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप मतलब समझते हो हर महीने लोगों से, उसको आप एफिशिएंटली यूज करो अपने नागरिकों के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्थ केयर, फूड अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। फूड बास्केट शुड बी मेड अवेलेबल जितने मतलब अफोर्डेबल मैनर, ये हम लोगों को उम्मीद है। तो हम लोग चाहते हैं कि फार्मर्स को और एनकरेजमेंट करें, इनोवेशन आए, टेक्नोलॉजी को यूज करें, ताकि कंज्यूमर के जो भी दिक्कतें हैं कोर्ट ना जाना पड़े, घर बैठे हमारा निष्कासन होनी चाहिए। हम चाहते हैं अच्छे गवर्नेंस हो, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जितने हम लोग सुझाव दिए हैं बजट पे, उस सारे उम्मीदों को वो फुलफिल करेंगे। जो भी मतलब हम सोचते हैं कि कोशिश वो जरूर कर रही है कि जितना कम से कम मतलब वेस्टेज हो, एफिशिएंसी आए, उपभोक्ताओं को उस ढंग से कीमत में एक तंत्र आए कि उनको ज्यादा इन्फ्लेशनरी विक्टिम ना बनाए। एफिशिएंसी इज की, गुड गवर्नेंस इज की। हमारे पैनल मेंबर्स भी कहे हैं कि आपको सिंपल इजी तरीके अपनाना चाहिए लोगों को व्यापार करने के लिए। व्यापारियों को उस ढंग का एक माहौल देना चाहिए ताकि वो अपना उपभोक्ताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके। तो इस ढंग का मतलब तंत्र बनना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और हम लोग विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। वी विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड आई एम श्योर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एंड I can see that smile on your face, Gaurav ji, Saurav ji, I can see that. मेरे चेहरे पे तो हमेशा स्माइल रहती है सर। बजट जैसा भी आए स्माइल तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आपने जैसा बताया, देखिए वैसे तो बजट जो एक एक्सरसाइज है, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जरूरत से ज्यादा बजट को समझने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता। लेकिन एक लेआउट एक्सरसाइज है भाई, इस मद में इतना पैसा, इस मद में इतना पैसा। जैसे आप घर का बजट बनाते हो, वैसे सरकार खर्च और कैसे आमदनी का हिसाब देती है, वो हिसाब देती है सरकार। लेकिन उसमें फिर भी 2-3 ब्रॉड थीम्स होती हैं। एक कोई फोकस, एक थ्रस्ट एरिया दिखाई देता है हर बजट में। रोड मैप जो अगर रोड मैप आगे का, जी हाँ, जो सरकार दिखाती है उस पर ज्यादा नजर रहती है। जी, तो अगर ये ऐसे 1-2 की फोकस एरियाज आपको लगता है कि ये हो बजट में, तो वो क्या हो राशिद साहब? जी देखिए, पहली बात मैं एक प्रदीप जी की बात का जो कहूंगा, प्रदीप जी ने जो कहा था कि इनकम टैक्स वाले मतलब केवल 2% है और उसका दायरा सीमित है। देखिए, दो बहुत बड़ी बातें हैं। अभी जीएसटी जो है हर व्यक्ति दे रहा है, सरकार तो उसके आंकड़े भी कई बार नहीं बताती है। तो लाखों करोड़ों रुपए जो है जीएसटी के माध्यम से सरकार के पास में आ रहे हैं। एजुकेशन सेस सालों से जो है लोग देते आ रहे हैं, उसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सेस लिया गया उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो और दूसरी बात, टैक्स का दायरा
क्यों नहीं बढ़ाया जाता? किसानी के ऊपर, खेती के ऊपर, जो देश के कहते हैं 40% लोग किसान हैं, उन पे जो संपन्न लोग हैं उनको टैक्स के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता? तो ये तमाम सरकार जो है वो एक बहाना बनाती है कि साहब आयकर का दायरा कम है, आयकर के लोग कम है, इसलिए आज लोग जीएसटी इतना ज्यादा दे रहे हैं, और खासतौर से जो व्यक्ति इंडिविजुअल जो है उनको उसमें कोई लाभ भी नहीं होता, कंपनियां उसका फायदा उठा रही हैं। तो सरकार के पास बहुत पैसे की कोई कमी हमारे देश में इस समय नहीं नजर आती है। ठीक है, बहाना नहीं चलेगा। देवेंद्र, जैसा राशिद किदवई साहब कह रहे हैं कि बहाना नहीं चलेगा, सरकार कोई बहाना दे दे हर बार, ऐसा नहीं चल पाएगा। सरकार को कुछ करके दिखाना होगा, सरकार को एक पुख्ता रोड मैप दिखाना होगा। 2047 तक विकसित भारत की बात तो करते हैं, लेकिन कैसे होगा ये विकसित भारत, ये भी बताना होगा। और देखिए, इसमें प्राची जैसे बहाना शब्द का अगर इस्तेमाल करें तो शायद लगेगा कि उसमें आपको दिख नहीं रहा, जबकि दिख रहा है कि जो पैसे सरकार के पास आते हैं, जैसे अगर मुफ्त राशन अगर दिया जा रहा है तो ये कहाँ से आता है, अगर उज्ज्वला स्कीम चलाई जा रही है तो ये कहाँ से आ रहा है, अगर आवास पे उस हिसाब से खर्च किया जा रहा है तो कहाँ से आ रहा है, टॉयलेट पे खर्च किया जा रहा है तो कहाँ से आ जा रहा है। रह गई बात दूसरी चीज की, आपको और क्या करना है, तो जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 2014 से पहले जो स्थिति थी और अभी लगभग 79 से ज्यादा ऊपर पॉइंट्स ऊपर की तरफ छलांग है। स्टार्टअप की अगर आप बात कर लें तो इस साल जनवरी में, इस साल नहीं 2024 का जो आंकड़ा आया था उसमें 1,60,000 स्टार्टअप लगभग रजिस्टर्ड थे डीओपीआईटी में, और उसके हिसाब से अगर जॉब क्रिएशन की बात करें तो 16.5 लाख तो डायरेक्ट जॉब वो स्टार्टअप दे रहे हैं। और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जहां पर भारत का स्टार्टअप दुनिया में अपनी धमक ना बता रहा हो। फिनटेक के मामले में आप देख रहे हैं कि जर्मनी जैसे देश के जब प्रमुख यहां पे आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि इनका फिनटेक ऐसे कैसे काम कर रहा है। और दूसरी चीज आपकी स्टार्टअप के लिहाज से आप देख लें तो वर्ल्ड का जो 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो भारत का स्टार्टअप वो इकोसिस्टम दे रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें की जा रही है, निश्चित तौर पर अभी बहुत कुछ किया जाना है। जैसे 1500 कानून अगर आपने खत्म किए तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में ही एक कदम था। ऐसे कई सारी चीजें की जा रही है और निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत ज्यादा इस लिहाज से हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दो युद्ध चल रहे हैं और वैश्विक परिस्थितियां इस हिसाब से हैं, इसमें चुनौती बढ़ गई है। और अभी एक बड़ी चुनौती जो सबसे सामने नजर आएगी वो ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद भारत से भी आपने देखा कि बहुत सारे जो प्राइवेट मनी आता था वो खींच के बाहर इन्वेस्टमेंट वो बाहर जाना शुरू होगा, वो यूएस में लौटना शुरू होगा और वहां पर एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच सरकार की तरफ से जरूर कोशिश है कि अपने वित्तीय सेहत को जितना संभव हो सके उतना ठीक रखा जा सके। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार इस बात को कहते भी रहे हैं कि बजट को आपको पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखना है, पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना है। हाँ, देश की जो जरूरतें हैं उसका तो ध्यान रखना ही होगा, सोशल स्कीम्स हैं उसका तो ध्यान रखना ही होगा। सौरभ, इतना तो हम आप कह ही सकते हैं कम से कम कि नरेंद्र मोदी ने के आने के बाद से बजट कम से कम राजनीतिक चश्मे से तो नहीं बनाया जाता, इतना तो दिखता है कम से कम। आप कुछ कहना चाह रहे सर? एक ब्रेक लूंगा उसके बाद। देखिए, मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान का इस समय टोटल जीएसटी जो पिछले बार बजट में एस्टीमेट किया गया था वो करीब 10,60,000 करोड़ के आसपास था कि भारत सरकार को बजट में मतलब कि इस साल में 10 लाख के आसपास जीएसटी आएगा। ब्याज पता है कितना है? 11,62,000। इसका मतलब जितना आप टोटल साल भर में जीएसटी इकट्ठा करते हैं उससे ज्यादा आपको ब्याज देना है। सर लेकिन हर देश बताते हैं हर दुनिया के हर बड़े मुल्क के ऊपर कर्ज है और बहुत अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। लेकिन वहां क्या है कि वहां सरकार नहीं काम करती, सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, प्राइवेट कैपिटल को एनकरेज किया जाता है। जहां सरकार का गैप है जैसे हॉस्पिटल्स है, ट्रांसपोर्ट है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, बाकी जो चीजें हैं, टेलीकॉम है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का रोल है। बैंकों में प्राइवेट सेक्टर, हमारे यहाँ पे हम सब कुछ सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिकल में क्या है, हमारे दो तमाशे चलते हैं। हम यहाँ प्राइवेट सेक्टर की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। ठीक है सर, हमें लगता है अगर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो देश के खिलाफ। सर एक ब्रेक ले ले। रजत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रेक के बाद में आता हूं आपके पास। देखिए, ये जो बात कही कि पूरा जीएसटी हमारे इंटरेस्ट में चला जाए तो पूरी तरह से इसलिए सही नहीं है क्योंकि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि हम डेट लेते भी हैं, 5% का फिस्कल डेफिसिट के नीचे अगर रहता है तो चीजें साइकिल में मैनेज रहती हैं। तो इतना बड़ी समस्या नहीं है कि हमको इतना ब्याज देना पड़ता है। सस्टेनेबल तरीके से अगर आप लोन लेते रहे, पब्लिक लोन लेती रहे, सरकार लोन लेती रहे और वो आंकड़ा 4-5% के आसपास रहे तो चीजें सस्टेनेबली चल सकती हैं।